Hello, dear student. Most welcome. Billions classes on the YouTube channel. प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था और आपने देखा था E इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V होता है। ग्रेडियंट एक ऐसा ऑपरेटर है जो स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट किया जाएगा और स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमने कॉन्टिन्यूअस टर्म के लिए पोटेंशियल वगैरह भी कैलकुलेट किया गया और ये भी देखा था कि इनफाइनाइट रॉड की वजह से बाइसेक्टर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अनडिफाइंड होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो इसी पे बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना देते हैं। आपको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उसको क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कल हमने इस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी करे थे प्रीवियस क्लास के अंदर, तो इसी पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जो ओरिजिन है, और यहाँ पर कई इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दे रहे हैं। एक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इसकी वैल्यू लिखे दे रहा है से 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, जो भी आपको लिखना हो वैल्यू लिख देते। कोई यहाँ पे लिख दिया 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, यानी इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है से 4 मीटर, ये डिस्टेंस भी 4 मीटर। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 मीटर। ये यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया x मीटर में। इस एंगल को बता दें, ये एंगल 30 डिग्री है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना। ये एंगल है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। एंगल भी दिख रहा है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। इतना डिस्टेंस 4 मीटर है, ये कितना है यहाँ से आता 4 मीटर, ये भी कितना है यहाँ से आता 4 मीटर। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है और हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने देखो यहाँ पे ये 30 है, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये आपका, अब बताओ इन दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया? इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो 10 वोल्ट आया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो मैक्सिमा के लिए डिफाइन होगा। सो E इक्वल टू क्या करोगे? माइनस के dV बाई dr, और हमने बताया था जी किसके लिए डिफाइन होगा? मैक्सिमा के लिए, dV बाई dr या dV बाई dr। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये 4 है, ये 90 डिग्री है,
ये एंगल है 90 डिग्री, तो नेचुरल है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। सो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, डिफरेंस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 10, और ये यहाँ पे आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला कितना आ जाएगा 4 sin 30, 4 sin 30 यानी 2 यानी 5, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट पर मीटर है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड तो आपका पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया। ये पहला एग्जाम्पल लिखा। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल सेकंड कर रहा है। कोई एक इनफाइनाइट रॉड ले लेते हैं, ये ले ली हमने इनफाइनाइट रॉड, और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज, और यहां से एक पॉइंट ए से बी तक लाना है एक पार्टिकल को, तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक ला रहा है। ये रॉड है और इस पर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पार्टिकल को कहां से कहां तक ला रहा है, ए से बी तक, ये ए है, बी एक सर्कुलर आर्क के थ्रू ला रहा है, इसकी रेडियस आर है, और ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो ये सर्कुलर आर्क है और ए से बी तक, मैं थोड़ा कलर बदल दूं, ए से बी तक ऐसे ला रहा है, ये ए पॉइंट है और ये कैसा है, बी पॉइंट। ये आपको सर्कल जैसा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर देंगे तो सर्कल जैसा लगने लगेगा, अब लगने लगा होगा। तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कहां से कहां तक लाना है, ए से बी तक, ये पॉइंट बी है, ओहो ए से बी तो सब मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना रहा हूं। ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपका ऐसा बना दूं तो ज्यादा अच्छा है, ये हो गया। ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ए से बी तक, इस सर्कुलर की रेडियस आर है और चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। फाइंड द वर्क डन टू कैरिंग चार्ज from A to B। ठीक है, ये O मान लो इसका सेंटर है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने दे दिया है 2r दे दिया। रेडियस के टर्म में क्यों दे रहा हूं, ताकि लॉग लिखने में दिक्कत ना आए। ए से बी तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2r, और इस सर्कुलर आर की रेडियस इतना है। अब सवाल आएगा कि डब्ल्यू ए भी निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या बताया था, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ए से सी तक लाने में, ए से चाहे हम ओ तक आए चाहे ए से बी तक आए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर आ जाएगा, तो आपको निकालना है वी ए ओ, यही बी ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे फोर्स ऑफ लाइंस ऐसी जाएंगी और फोर्स ऑफ लाइंस के पर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। देखो इससे अगर फोर्स ऑफ लाइंस बनाए तो कैसी बनेगी, खुद देखो। अच्छा, अगर यहां से फोर्स ऑफ लाइंस बनाएंगे तो ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो वी ए ओ तक आए या बी ए बी तक आए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब सवाल आता है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका dB इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला था इनफाइनाइट रॉड की वजह से 2k लैम्डा,
बाई आर डी आर, इंटीग्रेट कर दिया। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए हो गया और बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी हो गया या वी ओ हो गया। वी ए और वी ओ बराबर होगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3r है और यहां से ओ तक का 2r है। अब इंटीग्रेट कर दें तो बताओ बी बी माइनस बी ए कितना आ जाएगा, बी बी माइनस बी ए इक्वल टू 2k लेमडा बाहर आएगा और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log r आएगा तो log 3/2 आ जाएगा। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसी को क्यू वी ए बी लिख सकते हैं। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आएगा 2k लेमडा क्यू log ऑफ 3/2, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक आध में क्वेश्चन और बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये प्रोटॉन ले लिया और ये अल्फा पार्टिकल ले लिया, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है। ये प्रोटॉन ले लिया और अल्फा ले लिया, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज अल्फा। इनिशियली रेस्ट में है, यानी इसको पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऐसे तो रेस्ट में रह नहीं सकते, तो इसको फिक्स कर रखा है। ये प्रोटॉन है और ये अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आर इनिशियली एट रेस्ट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। जब इसको रिलीज किया जाएगा प्रोटॉन और अल्फा को, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आगे जाएंगे। तो इससे पूछा गया कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब इनका सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन when their separation becomes very large, इनफाइनाइट करें दे रहे, ठीक है, या वेरी लार्ज करें तो भी वही मतलब है, ठीक। अब देखो सवाल आता है कि प्रोटॉन अल्फा पर जितना फोर्स लगाएगा उतने ही अल्फा प्रोटॉन पे लगाएगा, यानी प्रोटॉन और अल्फा मिलके एक सिस्टम बन गया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। तो एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम देन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट एंड कंजर्व। तो यहाँ पे क्या कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो देखो पहले तो दोनों रेस्ट में थे, तो दोनों का मोमेंटम कितना होगा, 0। सपोज करो प्रोटॉन का मास m है तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, अल्फा का मास 4m होगा तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी। प्रोटॉन का मतलब 1h1, इसका मास 4 टाइम्स होता है, ये तो पता ही है। सो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 4v2। माइनस साइन यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो ये राइट बढ़ जा रहा है, ये लेफ्ट बढ़ जा रहा है, कि हालांकि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो। एक और बात है, चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इक्वल आएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भर होगी, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो इस पे चार्ज प्रोटॉन पे E है, अल्फा पे 2E बाई आर। काइनेटिक क्या होगा दोनों का, दोनों रेस्ट में थी, दोनों की काइनेटिक 0 है। इसके बाद पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv1 स्क्वायर, दूसरे की आएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ 4mv2 स्क्वायर। सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसको k लिखते हैं, तो हर बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न लिख के k लिख दे रहे, तो k
2e² बाई आर, हाफ mv1² हाफ 4m, b2 की वैल्यू आई थी b1/4, तो माइनस के b1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ गया बताओ, के 2k² बाई आर, हाफ mv1² कॉमन ले लिया, तो यहां 1 आ जाएगा। यहां पे हाफ mv1² आ गया, तो ये आ गया 1/4, यानी आ गया हाफ mv1² और ये आ गया आपका 5/4। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, कितना आ गया बताओ, 8/5 k²। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हाफ mv1² इक्वल टू 8/5 ke² बाय, एक बार फिर से पीछे देखें, 8/5 k/5 आर, ये आ गया आपका, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब इसमें अगर कंपटीशन के स्टूडेंट इसको करेंगे तो वो इतना नहीं करेंगे, उनके लिए मैं शॉर्टकट लिखे दे रहा हूँ। अगर हमने कहा एक पार्टिकल है m1, एक पार्टिकल है m2, इनिशियली r डिस्टेंस पे थे, इस पे चार्ज है q1, इस पे चार्ज है q2, इस रिलीज करने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी से है k1, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2। तो k1 का फॉर्मूला होता है k q1 q2 m2 ओवर m1 प्लस m2। चेक करना चाहते तो हम चेक कर लेते, मान लो प्रोटॉन की निकालते तो k1 निकाले, तो k प्रोटॉन का चार्ज है e, एल्फा का चार्ज 2e डिवाइडेड बाई आर, एल्फा का मास था 4m और ये 4m प्लस 5, ये 5m हो गया था। कितना आ गया था बताओ, 8ke² 5r आ गया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी। अब हमें थोड़ा सा एडवांस और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना थे, तो मैंने जब कहा था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब कुछ कैलकुलेट करूंगा गॉस लॉ की तरीके से, पर उनके फॉर्मूले आज लिख रहा हूँ, क्योंकि बिना फॉर्मूले लिखे जो आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। एक और है कैविटी का पार्ट और हमें कराना है, बस ये 2 पार्ट हमने अभी करा दिए तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, चाहे वो आईआईटी एडवांस में आए हों या मेंस में, या एक आध क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा तो आप मेरी बात को समझ पाओगे। मैं सबसे पहले कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए मैंने 2D पिक्चर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, आपको याद होगा, डिस्क के लिए, रिंग के लिए। अब मैं 3D के लिए निकाल रहा हूँ, तो ये हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर बना देता हूँ यहाँ पे और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सेंटर ये है, रेडियस R है और ये रेडियस R है। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो अब आपका बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं। इसकी रेडियस हमने क्या मानी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r मान लिया। तो आउटसाइड पॉइंट पे निकालोगे तो EO इक्वल टू, अगर इस
स्फीयर पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये सारे डेरिवेशन हम तब करेंगे जब गॉस लॉ बता देंगे। आउटसाइड पॉइंट सरफेस पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ई एस इक्वल टू के क्यू बाय, सरफेस में कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इनसाइड पॉइंट पे चूंकि चार्ज ही नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन चार्ज से होता, तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये तब की बात कर रहा है जब आर आर के बराबर है, ये तब की बात कर रहा है जब आर आर से कम है। अगर हम ग्राफिकल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यहाँ आर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे तो जीरो होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ये सरफेस होगा। इसके बाद हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा, ये आर ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यहाँ पे ले लिया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा। इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दिया गया होगा। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। आगे कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर मैंने नॉन कंडक्टिंग इसलिए लिया ताकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी हो सके सरफेस के अलावा। ठीक है, तो अब आपका जो मैंने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लिया, इसकी रेडियस आर है, इस पॉइंट पे निकालना है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर कह दिया, ये सेंटर है, इस पॉइंट पे निकालना। तो आउटसाइड पॉइंट पे निकालोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, यही फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर आर से ग्रेटर। सरफेस पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, सरफेस पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा। इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब जीरो नहीं होगी क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी है। यहाँ सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता था, चाहे तो वो भी लिखते हैं। इनसाइड पॉइंट पे लिखेंगे तो के क्यू आर बाय आर क्यू आ जाएगा, ये तब आएगा जब आर आर से कम होगा। ठीक है, इसको अगर ग्राफिकली बात करें तो ग्राफ में इस पेज पे तो नहीं, अगले वाले पेज पे कर रहा हूं। ग्राफिकल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी करेगा वो देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ वेरी करा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लिया और ये आर ले लिया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसा लीनियरली वेरी करेगा इनसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और इसके बाद हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा। किस टर्म में डिक्रीज होगा, हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा। इनसाइड पॉइंट पे कैसा आ गया, आर के डायरेक्टली,
यहाँ r इक्वल टू आर है, यहाँ मोर देन आर है। आउटसाइड पॉइंट पे आर स्क्वायर के इनवर्सली हो, तो इनसाइड पॉइंट पर r के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पे आपने यहाँ देखा था, ये सरफेस है, यहाँ 1/r²। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। सेम पैटर्न पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर हॉलो स्फीयर। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आज ही कराएंगे। वो एक क्लास लेंगे जिसकी डिमांड काफ़ी दिन से हो रही है, और मैं लगातार लाइव क्लास के चक्कर में उसको टाल रहा था, पर आज नहीं टालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आज से वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं लगातार कर रहा था कि किसी तरीके से जैसे ही सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाएं तो मैं लाइव क्लास के थ्रू करूं, पर वो कंडीशन अभी भी नहीं आ पाई है। अब कब आएगी वो पता भी नहीं है। तो जब तक नहीं आती है तब तक फिर मैं क्लास को मिस ना करके होते हुए आज से स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस आर है, इससे आर डिस्टेंस पर। तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर। सरफेस पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। और आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dE/dr। तो अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और ये इक्वल टू -dV/VR, सो B कांस्टेंट होगा। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफ बनाएंगे तो B और R का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे B ले लें और यहाँ पे R ले लें। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। कहाँ तक? सरफेस तक। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसके बाद हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा। यहाँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा। ये पोटेंशियल ले लिया और ये r के टर्म में डिक्रीज हो रहा। ये यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा दूँ। ये आपका ये दिखा दिया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जहाँ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे आपको पता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी होगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फिक्स है। ठीक है, तो हमने ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बना दिया। और इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने कहा यहाँ पे फिक्स है और चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली ये सेंटर है और इस सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पे निकालना है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना।
तो बताओ आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसा कि पहले बता चुका हूँ, चेंज नहीं होगा, के क्यू बाई आर होगा। सरफेस पे भी चेंज नहीं होगा, के क्यू बाय आर होगा। लेकिन इनसाइड पॉइंट पर अब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ड्राइव करके भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन से, या मैं डायरेक्ट लिख दूं के क्यू बाय 2r3, ये रिलेशन आएगा के क्यू बाय 2r3 3r² माइनस स्मॉल r²। ये तब होगा जब r से कम होगा। ग्राफिकल तरीके से बात करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। सरफेस पे पोटेंशियल ये आएगा, इसके बाद एक्सपोनेंशियल टर्म में डिक्रीज होगा, इसके बाद ये पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल टर्म में डिक्रीज होगा, और यहां पोटेंशियल ऐसे होगा। ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आ गया। सेंटर पे निकालोगे तो सेंटर पे स्मॉल r 0 हो जाएगा। एट सेंटर निकालोगे तो ये आपका सेंटर पे निकालोगे तो 3/2 BS आ जाएगा। सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम एक क्लास ले रहे हैं IIT मेंस को लेके और नीट को लेके। किस चैप्टर पे लेके? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे और काइनेमेटिक्स, बल्कि 2 लेने की बात कर रहे हैं। तो ये 2 क्लास लेंगे और उसमें अभी तक की जो थ्योरी पढ़ाई है वो यूज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और बेटा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट जल्दी से आपकी लाइव क्लास के साथ एक प्रॉपर मैनर के साथ इंटरेक्शन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।